सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तो 5 एम सीरीज़ में स्पीसीज़ में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में एमसीक्यूज़ जो हैं अभी कल से फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो स्पीसीज़ जो हैं अलग अलग कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, आज के जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनवायरनमेंट के अंदर। और देखो, ये इस टाइप का कंसेप्ट है, मैं भी पहली बार ही मैंने रीड किया है दैट अबाउट हम्बोल्ट एनिग्मा। ये एक कंसेप्ट होता है एनवायरनमेंट के अंदर। ये एक यूनिक कंसेप्ट है, चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर है। नेक्स्ट है लिथियम बैटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पराग्वे रिवर ज्योग्राफी, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस सिलेक्शन। बहुत बार डिस्कस किया, आई थिंक 1-2 दिन पहले फिर से आर्टिकल आया था। पहले भी इस पर हम लोगों ने 4 से 5 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, बट आज एक ओवरऑल पूरा आया है तो डिस्कस कर लेंगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बिल्कुल मेंस का प्रश्न फ्रेम हो सकता है, जैसे आज मैंने भी फ्रेम किया है। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लो। साइमल्टेनियस इलेक्शन विल इम्पैक्ट इंडियन प्रिविलेंट फेडरल स्ट्रक्चर। इसको आपको लिखना 15 नंबर में, 15 मार्क्स मतलब 250 वर्ड्स में लिखना है। हर सैटरडे को मैं आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ, निबंध का टॉपिक भी देता हूँ, तो उसको भी लिखा करो। और अगर आप ये चाहिए आपको कि सारे जितने भी मेरे द्वारा कंटेंट आपको जो प्रोवाइड किया गया है, मतलब जैसे हिंदू के क्वेश्चंस हैं, एसे के क्वेश्चंस हैं, उनका कंपाइलेशंस अगर आपको चाहिए तो फ्रीली अवेलेबल है सौरभ पांडे CSE ऐप में, और या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाना, उसमें कंपाइलेशन पूरा हिंदू का भी मिल जाएगा। फ्री मैगजीन भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की मिल जाएगी, प्लस ये जो पूरे जितने भी ये कंपाइलेशंस हैं द हिंदू के जो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो या लैपटॉप में रख के अपना आंसर लिख सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा, न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं कि हेडलाइंस हम रीड कर रहे हैं, तो उससे आइडिया लगेगा कि अच्छा मेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, और उस डायरेक्शन में फिर आप अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। अगेन डिटेल्ड करंट अफेयर कोर्स 2 इयर्स का जिसमें मैं कवर करूँगा, वो आपका लॉन्च हो चुका है। हम लोग 10 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तब तक आप ज्वाइन कर लो, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप करते रहें। तो अभी 20% का ऑफ है, 31 से ये ऑफर ये जो है 10% ऑफ हो जाएगा। इससे पहले 30% ऑफ था जब मैंने आपको कहा था। तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग को आपको कोर्स दिख जाएगा, वहाँ पे करके बाय नाउ में जाके ज्वाइन कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ये भी ध्यान रखें कि web.saurabhpande.upsc.com ये जो वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप लैपटॉप में भी सौरभ पांडे UPSC.com पूरा आप देख लेना। web.saurabhpande.upsc.com लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2 साल के पूरे कंटेंट आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, IR है या साइंस टेक है, सारा सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल आपके रहेगा, प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से कवरेज जो है वो आपका रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, लेकिन जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है। 25-26 या कभी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं करना है। आप जो अपने कंटेंट यूट्यूब में फ्रीली चल रहा है उसको नोट्स बनाते जाएं। इस ऐप को ज़रूर से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हम्बोल्ट एनिग्मा एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, मैं भी पहली बार ही इस कंसेप्ट को रीड कर रहा हूँ, और ये एक खासियत होती है न्यूज़पेपर की, और इसको फॉलो करने की कंटेंट अच्छा आपको मिलता है, आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उसका नॉलेज भी आपका अपडेट होता रहता है। तो हाँ, यहाँ पे आप टॉपिक मेंशन कर सकते हो हम्बोल्ट एनिग्मा, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, एंड एनवायरनमेंट सेक्शन में आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, यहाँ पे पहली चीज़ आपको क्या समझनी है कि यहाँ पे दे हैव स्पेसिफिकली इन्होंने क्या है, एक शब्द यूज़ किया है। जैसे मान लो ये है आपका, फिर यहाँ से बीच से आपका इक्वेटर पास होकर जाता है, फिर इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इधर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग जो शब्द यूज़ करते हैं वो ट्रॉपिक्स शब्द हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज ट्रॉपिक शब्द वी जनरली यूज़ इट। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो ट्रॉपिक्स हम जिसे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी है, मतलब सनलाइट भी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, और इस वजह से भी ऑल्सो कॉल इट एज कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी रहती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर साइड और जाओगे, जैसे मान लो आप और बियॉन्ड दूर दूर जा रहे हो, इधर जैसे अगर आप चले जाओ आर्टिक रीजन में चले जाओ, या फिर इधर आप चले जाओ यहाँ पे एंटार्क्टिक रीजन में चले जाओ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो हो जाता है, टेम्परेचर आपका लो हो जाता है। और बायोडाइवर्सिटी भी अगर आप जाओगे जैसे जैसे लैटिट्यूड में ऊपर साइड जाओगे, तो जो बायोडाइवर्सिटी है
वो बायोडाइवर्सिटी भी बेसिकली आपकी रिड्यूस होती है, दैट बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। ये चीज़ हमने कई बार डिस्कस भी की हुई है, तो ये और इसके बारे में आई थिंक आप सभी को जानकारी भी ज़रूर से आपकी हुई होगी। तो यहाँ पे इनके द्वारा अगर देखा जाए तो क्या ये कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरिया आपका है, लाइक इट स्टेट्स की जो भी आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी अच्छी खासी होती है, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे मान लो लाइट मिल रही है पौधों को, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से और अधिक जो प्रोडक्शन है वो भी आपका होगा, और पौधे बड़े होंगे क्योंकि एनर्जी अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है। तो ये है प्लस इकोलॉजिकल निके, क्योंकि आपके पास पेड़ पौधे हैं, बायोडाइवर्सिटी है, और इस वजह से वो अपना एक फंक्शनल एरियाज़ भी क्रिएट करेंगे। अलग अलग जीव जो हैं वो अपने खुद के फंक्शनल एरियाज़ क्रिएट करते हैं, जिसे हम इकोलॉजिकल नीके भी कहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पूरे रीजन में इट हैज़ अ हायर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलता है। एंड ये भी कहा गया कि जो हम्बोल्ट एनिग्मा है, इन्होंने कहा कि अर्थ में जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं बाय देमसेल्फ डोंट कंटेन ऑल द बायोडाइवर्स रीजन। सो जो हम्बोल्ट एनिग्मा है, उन्होंने क्या कहा कि जैसे जनरली हम ये तो कहते हैं कि ट्रॉपिकल कंडीशंस कुछ इस प्रकार की हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी होगी, लेकिन हम्बोल्ट एनिग्मा का जो इस थॉट को कैरी करता हूँ वो क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जितना भी अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे सारे के सारे बायोडाइवर्स रीजन हो, मतलब सारी बायोडाइवर्सिटी वहीं पे हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जो कि इस रीजन से बियॉन्ड है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन बट स्टिल वहाँ पे इन रीजन से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि माउंटेन्स एक बड़ा एग्जांपल आपका बनता है। माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो माउंटेन्स में बेसिकली कई ऐसे, जैसे मान लो वेस्टर्न घाट ले लो, ईस्टर्न हिमालयन रीजन ले लो, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली हायर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को इन्होंने क्या कहा है, इट हैज़ बीन स्टेटेड कि ये क्या, इसी को जो थॉट प्रोसेस है, इसी को हम्बोल्ट एनिग्मा शब्द जो है कंसीडर किया गया है। सो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया, लाइक यहाँ पे हम्बोल्ट एनिग्मा की बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल एरिया है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में अगर हम बात करें, लाइक थ्रू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पास जो करता है, तो वो काफ़ी डाइवर्स रीजन है। लेकिन वेस्टर्न घाट श्रीलंका की बात करता हूँ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब हो गया कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी, मोर देन 1500 प्लस फ्लोरा फौना की स्पीसीज़ जो हैं एंडेमिक उस रीजन के अंदर हैं, प्लस थ्रेट भी देखने को मिलता है, वो भी लॉस देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वहाँ भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी आपकी विजिबल है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी, इसको कौन होल्ड करता, मतलब इन द सेंस कि अगर बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन पे अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे क्या फैक्टर है? तो वहाँ की जोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट बड़ा फैक्टर आपका होता है, प्लस अलग अलग लोकेशन में, जैसे मान लो आप अगर हिमालयन रीजन पे जाओ तो वो एक अलग लोकेशन है, आप राजस्थान में जाओ वो एक अलग लोकेशन है, मध्य प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ या साउथ में जाओ तो एक अलग लोकेशन है। और हर एक लोकेशन में अपना एक जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट होता है, मतलब रॉक कैसी है, मिट्टी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र वाला जो डेक्कन ट्रैप का इलाका है, डेक्कन ट्रैप इलाके, वहाँ पे बहुत समय पहले एक सिवा क्रेटर था, उससे बहुत अधिक आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वो वॉल्केनो जो है वो, मतलब जो लावा निकला वो सेटल होता चला गया, और जो ये सेटल हुआ है लावा धीरे धीरे, मतलब हज़ारों साल में काफ़ी धीरे धीरे वो ब्लैक सॉइल का रूप लिया, फिर वहाँ पे अपना बायोडाइवर्सिटी को उसने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से क्या कि कहीं की भी जियोलॉजी जो है, ज़मीन का ऊपर नीचे खिसकना जो है, ये सारे फैक्टर्स आपके उस रीजन के बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी ज़मीन का ऊपर नीचे इमर्जेंस सबमर्जेंस ये देखने को, तो उससे भी अलग अलग स्पीसीज़ की जो हैबिटेट है वो डिफाइन आपकी होती है। फिर जो माउंटेन्स है, स्टेबल माउंटेन्स हैं, क्योंकि देखो कोई एक माउंटेन है, अब वो पूरा स्टेबल है, माउंटेन ऐसा तो है नहीं वो हिले डुलेगा, तो माउंटेन्स प्रेजेंट है, एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस होते, तो उस रीजन में भी बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती चली जाती है। जैसे आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन में ले लो, वेस्टर्न घाट ले लो, या कोई भी माउंटेनस रीजन में देखो, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी कंपेरेटिवली हायर होती है। तो स्पेशली इन्होंने 16 स्काई आइलैंड्स जो वेस्टर्न घाट के अंदर अवेलेबल, अब ये फैक्ट आपको याद रखना, 16 स्काई आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट में। तो वहाँ भी देखा जाए तो अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेबल माउंटेन्स और स्टेबल रीजन इस पूरे एरिया की वजह से। तो जो भी माउंटेन्स इन
मतलब जो ये माउंटेन्स आपके प्रेजेंट हैं, लाइक जो माउंटेन्स हैं टॉप, जो ये माउंटेन्स है माउंटेन टॉप पे जो एक स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलेंट है, वो बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी हद तक आपका सपोर्ट करती हैं। और जैसे यूनिक कुछ बर्ड्स, ओल्डेस्ट बर्ड्स इसी वजह से वेस्टर्न घाट को में पाई जाती हैं, जैसे सॉलिकोला या मॉन्टे सिनक्ला करके अगर देखा जाए तो ये आपका 16 स्काई आइलैंड्स में पाई जाती है। ये इतनी पुरानी बर्ड्स हैं, बट दे फाउंड इन दीज आइलैंड्स बिकॉज यू हैव अ स्टेबल माउंटेन टॉप, स्टेबल क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी है, तो इस वजह से ये देखने को मिलता है। सेम सी चीज़ नदन एंडीज रेंज जो है, जहाँ पे चिम्बोराजो करके है, यहाँ भी हाईली बायोडाइवर्स है। तो ये सब क्या हम्बोल्ट एनिग्मा है, मतलब ये बात ये हाईलाइट कर रहा है कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स भी जो माउंटेनस प्लेसेस हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली हायर देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हमने कई हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मतलब सरकार भी प्रयास कर रही है जो बायोडाइवर्सिटी मान लो हिमालयन रीजन और इन सबों में है उसको हम प्रोटेक्ट करें। इसके लिए जैसे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ भी है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, नेशनल मिशन है बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ये सारी अलग अलग है। प्लस रिसर्च डेवलपमेंट भी हैं, कई संस्थाएं हैं जो कि हिमालयन रीजन में या वेस्टर्न घाट के जो इलाके हैं वहाँ पे किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी किस रूप में प्रेजेंट है क्या जो है लॉस कितना हुआ है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे रोका जाए, तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है। इसमें देखो बहुत से कॉमन से पॉइंट्स हैं, बट हमारे अभी फिलहाल जो हमारे काम का है वो ये वाला कंटेंट है, इधर वाला, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ये जो कंटेंट हमारे काम का है इसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी देखो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है कि अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वेट नहीं बढ़ेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, तो कॉमन से पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसा नयापन नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा लाइक वी कैन से फूड सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 जो है उस पर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और इवन कुछ टॉपिक्स जो आपका जीएस पेपर 2 के अंदर मेंस में है वहाँ भी ये टॉपिक आपका बनता है। अब यहाँ पे देखो अगर हमें चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, इफ़ वी हैव टू इम्प्रूव द चाइल्ड न्यूट्रिशन, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। 3 की स्ट्रेटजीज। पहला ब्रेस्ट फीडिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे आज के समय में जैसे कई स्टडी मैंने आपसे डिस्कस की है, आपके घर में भी मान लो छोटा बच्चा है, तो एक चीज़ हमेशा इस चीज़, जैसे मैं स्टडी आपसे शेयर ही कर रहा हूँ, उसमें स्टडी ने ये कहा कि जैसे जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जैसे बच्चा है, अब इंटेस्टाइन सबके शरीर के अंदर इंटेस्टाइन होता है, उसमें बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज डेवलप आपके होते हैं जो उसको माइक्रोबायोटा बनाता है। और वो यूज़फुल बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होता है न्यूट्रिशनल एसिमिलेशंस में, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिव रोल होता है हमारे बॉडी फंक्शन के अंदर। बट होता क्या है कि स्टडी ये कहती है कि ये जो बैक्टीरियाज पनपते हैं उसमें मदर का जो मिल्क है उसका बड़ा रोल होता है। जैसे अर्ली एज में जब बच्चा मदर मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ये जो हमारे अंदर यूज़फुल बैक्टीरियाज पनपते हैं उसमें मदर मिल्क का एक बड़ा रोल रहता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लो डॉक्टर्स की बात करें तो जाओगे तो तुरंत जो है वो पाउडर वाला दूध रिकमेंड कर देता है। और कई पर्सनल रीज़न की वजह से भी लोग जो है पाउडर वाला जो मिल्क है उसको बच्चों को देना स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टडी कहती है कि बिकॉज ऑफ वो जो पाउडर वाला मिल्क है, इससे जो आपका जो इंटेस्टाइन और उसमें जो ये यूज़फुल बैक्टीरिया डेवलप होता है वो नहीं हो पाते, और 2-3 साल के अंदर बच्चा जो है उसकी एक्टिवनेस रिड्यूस होती चली जाएगी। आप देखना जो भी ये मिल्क जो पाउडर वाले मिल्क मान लो कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट है, तो आप धीरे धीरे आप देखोगे वो लेथार्जिक होते चले जाएंगे। और कई बार ये भी स्थिति आती है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम जैसी स्थिति तक भी पहुंच सकता है। इसलिए ये मतलब ये स्टडी एक आई थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मैटर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अभी तो चलो हम लोग ये कहते हैं कि यार टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अवेयरनेस जनरेट करें कि जो मदर हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पर फोकस करें। बट ये देखो अगर चलो ह्यूमंस को आप छोड़ दो, आप दूसरे जीव को ले लो, दूसरे जीव में जो मदर है तो वो कोई पाउडर का मिल्क थोड़ी ना पिलाएगी अपने बच्चे को, मतलब दूसरी स्पीसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो ये देखिए तो नेचर है, प्रकृति है कि जो मतलब जिसे जो मदर फीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर और प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि बच्चा अगर मदर फीडिंग करता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो अपने आप बच पाता है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। पाउडर का मिल्क तो चलो एडवर्टाइज करके मार्केटिंग करके या फिर कहेंगे कि कॉम्प्लेन डाल के या बॉर्नवीटा डाल के बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी या इस टाइप की चीज़ें जो मार्केटिंग करके एक दिमाग में
एक मिस इन्फॉर्मेशन प्लांट कर दी जाती है, लेकिन मदर के मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा है। तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खास तौर से ब्रेस्ट फीडिंग। तो और इसके लिए जैसे मान लो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स भी आपके फोकस जो है वो इनिशिएटिव्स भी फोकस आपके किए गए हैं। तो ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अवेयरनेस जनरेट जो है होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकार भी प्रयास कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग और इन सबको प्रमोट करने की। बट समाज में थोड़ा सा ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे घर के जब बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग जो महिलाएं होती थी, तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ के लिए प्रेरित करती थी कि आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ वो करना। तो ये जो सामाजिक एक डायरेक्शन होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे बोला जाता है। आप देखोगे घर में जैसे कोई महिला है, उनकी पहला ही बच्चा है, तो जो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं तो बहुत सारे लेवल पे गाइड करता है, अच्छा बच्चे को ऐसे रखो, ये सारी चीज़ें खिलाओ, ये दो, सर्दी जुकाम ऐसा दवा मत दो। बहुत ऐसे बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी होती थी, जैसे मान लो खांसी आती है तो वो कुछ घर में ही शहद डाल के और पता नहीं क्या बना बना देते थे, उससे खांसी जो है चली जाती। तो ऐसा नहीं कि वो इररिलेवेंट थी, उनका अपना एक इम्पोर्टेंस जो है रहता था। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें फॉलो करते रहना चाहिए। और इसमें फिर सामाजिक जो हमारी मतलब सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, फैमिली एज अ बेसिक यूनिट जो है वो भी, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो फिर चिल्ड्रंस ग्रो डाइवर्सिफाई देयर डाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई करें। उसके बाद लाइक 6 मंथ के बाद से जो भी लोकल लेवल पे जो भी, मतलब मान लो हम राजस्थान में रहता है या कोई किसी दूसरे स्टेट में, कोई साउथ में रहता है, केरला में, कर्नाटका में, किसी स्टेट में अपने रहते हैं, तो वहाँ पे अपने अपनी डिमांड्स हैं फूड की, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी है। तो जो लोकल फूड है, लोकल फूड लोकल जोग्राफी के माध्यम से उन फूड का एक तरीका अपनाया गया है। अब इंडिया में देखो, जैसे आप मान लो विदेश में जाओ, तो विदेश में क्या मतलब फूड डाइवर्सिटी के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिलेगा, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में जो ये कल्चरल कंटेक्स्ट में देखोगे, इतना ह्यूज डाइवर्सिटी हर एक स्टेट में, हर स्टेट छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट में भी देखोगे कुछ यूनिक खाने को मिलेगा जो दूसरी जगह नहीं मिलता है। तो ये आजकल फूड ब्लॉगर्स और सब दिखाते रहते हैं, बट कुल मिला के ये है कि जो लोकल लेवल पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में मिलती हैं, तो उन फूड्स को बच्चों को देना जरूरी है। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे फोकस इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम आयन बैटरीज। अगेन अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, और आप कब सेशन अटेंड करते हैं ये जरूर से बताएं। आप लोग की कैसी प्रिपरेशन 2024 की चल रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और एक चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि कई बार हम लोग पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी बातें, मतलब मान लो कोई चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो उसमें आप लोग ऐसा ना सोचे कि नहीं, क्योंकि मान लो सेशन चल रहा है कि है ना, तो अब कुछ बोलने का मन किया, तो अभी हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बोल दिया इसमें। तो इसमें ये नहीं कह रहे नहीं सर 2-3 मिनट मेरा वेस्ट हो गया, तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजीज फॉर स्पीडी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। तो लिथियम आयन बैटरीज की अगर बात किया जाए, तो आप इसकी स्ट्रक्चरिंग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। जैसे मान लो लिथियम आयन बैटरीज, अगर ये स्ट्रक्चर आप देखो, तो एक तरफ कैथोड है, तो आपके पास एक तरफ तो कैथोड बन जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये लिथियम मेटल कार्बन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लिथियम आयंस होते हैं, ये सेपरेटर बोलते हैं इसका। ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा आप याद रखना है। इसके बाद ये डिस्चार्ज है, फिर यहाँ पे चार्ज वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड है, कॉपर करंट कलेक्टर है, लिथियम आयन है, लिथियम मेटल है, लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स से मूवमेंट से ही आपकी जो चार्ज है वो जनरेट होता है। अभी और भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लिथियम आयंस के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से जनरेट होती है। ये इसका कुछ आपका स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आपने बेसिक बचपन में भी ये चीज़ें सब पढ़ी होंगी कि बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिकली जनरेट होती है। सो आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है रोड में, वो लिथियम आयन के द्वारा पावर्ड है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड आपका होता है। लिथियम जो एटम्स हैं एनोड के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होते हैं, जो कि ट्रैवल करते हैं, और उसके बाद ही करंट जनरेट होता है, जो कि पावर प्रोवाइड करता है बैटरीज को। और ये कहाँ से ट्रैवल करता है? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब चार्जिंग की बात करें, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एनोड है और यहाँ पे ये लिथियम कार्बन है, तो यही एक सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर सारे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा, जब आप मान लो फिर पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो फिर इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आपने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद फिर ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो ये आपका किया जाता है। फिर ड्यूरिंग चार्जिंग द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, लिथियम आयंस जो है दोबारा से ट्रेवल बैक करते हैं टू द एनोड। और लिथियम आयन की बात करें, लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है लिथियम की, सिर्फ हम बात अगर करें, हाई प्रोपेंसिटी है टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल साइज़ की वजह से लिथियम आयन की जो लिथियम आयन है ये ईजिली ट्रैवल कर सकता है इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो यहाँ पे जैसे आप ये कह सकते हो, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो, ये लिथियम आयन है, तो ये इजीली इलेक्ट्रोड के माध्यम से ट्रैवल कर सकता है, मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इजीली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी आसानी से प्रोड्यूस होगा। आज के समय में जो इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरीज हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट की बात की जाती है। एनर्जी डेंसिटी अगर बात किया जाए, वाइल हाई कंपेयर टू द अर्लियर बैटरी, एनर्जी डेंसिटी मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कंपेरेटिवली हायर है। ऑल दो बैटरी स्लो हैं, जैसे मान लो अगर आपको पेट्रोल भराना है तो कितना 5 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट गए तो। बट अगर बैटरीज को चार्ज करना है, अब गाड़ी में सबसे बड़ी दिक्कत, मान लो डिस्चार्ज होगा, आपको 400 किलोमीटर जाना है, अब वो गाड़ी में वो तुरंत मान लो डिस्चार्ज हो जाए, अगर मान लो डिस्चार्ज वो हो भी गई, आई फील से कि चलो उस वो डिस्चार्ज हो गई है बैटरी तो आप चार्ज करने जाओगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे या 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो वो फिर वो आपका ट्रैवल टाइम पे ऐड हो जाता है। लेकिन पेट्रोल में ऐसा नहीं है, फटाफट बढ़ाओ और चल दो, तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा लाइफ स्पैन और थोड़ा सा उसमें भी वर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे, जैसे एक स्ट्रेट मैंने आपको करवाया था अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पराग्वे रिवर मेंशन्ड है। तो ऐसी जो जगहें होती हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ये पराग्वे रिवर है, अभी थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा डार्क हो गई है, तो ये नाला सा गंदगी आ रही है नाले की, और ये आके जाके मिल रही है रिवर में। अब यही तो थोड़ी दिक्कत है, हम लोग ये कैसे, मतलब ये सब प्रॉब्लम हमारे देश में नहीं है, बट ऑल्दो हमारे देश में अब काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, काफ़ी मतलब रिवर्स में साफ सफाई की बात करें तो अब थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है, लोगों में भी अवेयरनेस आए। बट देखो हर चीज़ का टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो होता है, तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन तो हमें लाना। तो यहाँ पे देखो पराग्वे रिवर है, इफ़ यू टॉक अबाउट द पराग्वे रिवर, तो ये आपका साउथ सेंट्रल ब्राज़ील से बोलीविया, देखो ये ब्राज़ील है, ये बोलीविया है, ये अर्जेंटीना है, तो यहाँ से ब्राज़ील से होते हुए ये पराग्वे रिवर है, होते हुए फिर ये आपकी जा रही, तो ये इस रिवर का ध्यान में रखना है। एंड हेड वाटर इन द ब्राज़ीलियन स्टेट ऑफ माटो ग्रासो, एंड फिर ये पराना रिवर से आके मिलती है। तो ये फैक्ट्स बस याद रखना, किन किन जगहों से ये रिवर बह के जाती है, और ये कौन सा समुद्र है, अटलांटिक ओशियन। तो कई बार आपको क्लैरिटी नहीं रह सकती हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मान लो देखो 15-20 मिनट मैपिंग में देना चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जैसा अब तो आप लोग में से मेंटरशिप प्रोग्राम का ज़्यादा लोग मान लो हिस्सा नहीं है, तो जो लोग हिस्सा हैं उनमें मैं बताता रहता हूँ, जो मेंटरशिप प्रोग्राम 2024 का चल रहा है, कि मैपिंग को कैसे करना है, कैसे प्रश्न बन जाते हैं, और कैसे कैसे समय आपको मैपिंग के लिए देना है। मान लो आप नहीं भी हो तो एक पॉइंट हमेशा याद रखो कि जैसे कोई जगह देखते हो ना, तो अपने एटलस के अंदर पलट कर देखा करो, कोई भी वाटर बॉडी है उसके आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए, कौन सी कंट्री किसको सराउंड करती है उसकी क्लैरिटी होना चाहिए। मैपिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि न्यूज़ में हैं, या ऐसी चीज़ें वाटर बॉडीज़ के आसपास देश को कौन बॉर्डर करता है, ये सब चीज़ें जो कॉमन सी ही चीज़ें होती हैं। इन द सेंस अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं तो उनके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए पराना रिवर है, जैसे ये पराना रिवर है, इससे आके मिल जाती है, ठीक है, जैसे पराग्वे रिवर पराना रिवर से आके मिलती है, और ये अर्जेंटीना देश है तो यहाँ पराना रिवर है, फिर ये जाके ये देश यहाँ पे उरुग्वे रिवर उरुग्वे है। अगर आपसे मैं कहूँ क्या उरुग्वे से होके जाती है पराग्वे रिवर, तो आंसर इज़ नो, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस सिलेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, मतलब फ़ायदा नुकसान क्या है, इस पर हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी। तो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे, अब उनके लीड मतलब उनके चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन भी किया है कि क्या हम एक साथ इलेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं क्या, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शन कैरी कर सकते हैं क्या। तो लाइक 1957, 62, 1967 ये ऐसे जनरल इस इलेक्शन के साइकिल्स थे, जहाँ पे देखो जनरली पहले मान लो कांग्रेस ही थी, तो मतलब एक बार इलेक्शन हुआ तो वही पावर में स्टेट लेवल पे भी है, सेंटर पे भी है, बट धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने लग गई। फिर स्टेट लेवल में जैसे मान लो सरकार जल्दी डिज़ोल्व हुई, 5 साल से पहले ही हो गई, तो फिर आपको इलेक्शन 6 महीने के अंदर कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। इस वजह से फिर वो जो साइकिल है मल्टीपल इलेक्शंस की वो शुरू हो गई।
अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली देखा जाए कि आखिर क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन जरूरी है, तो कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। जैसे लोकसभा इलेक्शन होता है 4,000 करोड़ तक का खर्चा होता है, स्टेट असेंबली है उन अगर साथ में वो भी इलेक्शन हो रहा है तो उसका कॉस्ट अपना अलग से है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपना अलग से खर्चा करते हैं, जो मेंबर्स और ये सब एक, तो खर्चा एक बड़ा मतलब कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद लगभग 56 स्टेट्स इलेक्शंस होते हैं हर साल के अंदर। एंड इसमें भी देखो जैसे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि देखो ऐसे बोला जाता है ना कि ये इलेक्शन है, ये जैसा आप मीडिया में भी सुनोगे कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो है मतलब अगर ये इलेक्शन हारे तो इसका मतलब वेव्स नेगेटिव जा रही, इस टाइप का। तो अभी जो लीडर्स भी होते हैं वो भी फिर इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, और वो फिर क्या करेंगे, स्टेट लेवल का इलेक्शन भी होगा तो उसमें भी वो कैंपेन करते हैं जम के। तो अब आप खुद सोचो, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सेंटर के जितने मिनिस्टर्स हैं पूरे सब कैंपेन में ही लगे हुए हैं। तो वो कैंप और 56 इलेक्शन एक साल के अंदर हो रहे हैं, तो कैसे अब सब कैंपेन में ही लगे हुए हैं। अब उनको तो जो है जीतना ही है ना अपना फ्यूचर करने के लिए। फिर उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब इसमें आप कोई स्कीम ही नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि इलेक्शन होता ही रहता है कहीं ना कहीं, तो वो फिर जो स्कीम्स आप अनाउंस कर रहे हो उसमें भी रोक लगी जाती है, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट होती है। पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगा होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, मान लो सीआरपीएफ है, अब सीआरपीएफ को सिक्योरिटी देना है, कई सारे इंटरनल इश्यूज़ में इंटरनल सिक्योरिटी में जो एक रोल होता है सीआरपीएफ का, तो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं अब वो वहाँ ना रह के आपका जो इलेक्शन की ड्यूटी में आपकी लगी रहती है। तो ये सब क्या है, आपके पॉइंट्स ध्यान में रखना है। इफ़ यू आर फेवरिंग कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब चैलेंज क्या आपका रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जो हमारा जो एक बड़ा चैलेंज है वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर में देखो हम एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है। मान लो टीएमसी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गई, डीएमके, एआईडीएमके, ऐसे बहुत सारी हर स्टेट में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को ओवर शेडो कर देगी जो आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि हमारे फेडरल एस्पेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है, ये भी कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि जो साइमल्टेनियस जो अगर मान लो इलेक्शन होता है तो बहुत संवैधानिक आपके बदलाव भी करने पड़ेंगे। ये भी मतलब अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट सेंटर और जो स्टेट है उन्हें मेजोरिटी मेंटेन करके अपने रखना पड़ता है लोकसभा और अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब देखो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, मान लो प्रेसिडेंट रूल लग जाए या फिर सपोज़ कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पे है उसके पास मेजोरिटी लॉस हो जाए, तो वो फिर कैसे बाकी का टाइम पर, मान लो 5 साल है, 3 साल में ही एक पार्टी का मेजोरिटी लॉस हो जाता है, तो बाकी 2 साल में आप प्रेसिडेंट रूल लगा के रखोगे, मतलब फिर वो तो फेडरल स्प्लिट के खिलाफ ही है ना। तो ये एक चैलेंज आपका बनता है। फिर स्टेट है ना, तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि फिक्स टेन्योर है एंड यहाँ पे कई प्रकार के, जैसे अगर इस टाइप के चेंजेस हम करते हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे संवैधानिक अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 है जो कि रिलेटेड है ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के कंटेक्स्ट में, तो इनमें काफ़ी सारे बदलाव करने पड़ेंगे। इवन आर्टिकल 356 के अंदर भी अमेंडमेंट आपका करना पड़ेगा। फिर कई रिकमेंडेशंस हैं, जैसे लॉ कमीशन है 1999 में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस की, लॉ एंड जस्टिस की बात करें, और तो कई सारी चीज़ें इसमें इन्होंने रिकमेंडेशंस जो हैं कि पहला, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड नियरली हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली में बी क्लब टुगेदर, ऐसा कुछ किया जा सकता है। मतलब एक साथ ना करके सबका लोकसभा का और कुछ जो स्टेट्स हैं साथ में उनका इलेक्शन कंडक्ट आपका किया जा सकता है, ये भी है। एंड इसके लिए ये भी होगा कि कुछ ऐसे हैं वहाँ उनके टेन्योर को बढ़ाना पड़ सकता है, तो इसमें आप फिर आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे संविधान में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ही। मान लो क्योंकि देखो मान लो कोई अभी तो फिलहाल संवैधानिक आर्टिकल ये कहता है ना कि अगर मान लो मेजोरिटी लॉस होता है और सरकार गिर जाती है तो उसमें फिर 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन फोकस करना है तो उसमें फिर सरकार गिरने के बावजूद भी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, तो हो सकता है उसके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए, ये भी कहा गया। फिर यहाँ पे मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में आता है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लो ये इट इज़ अगेंस्ट द जो भी सरकार है या पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, तो फिर वो
कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी अपने उसको दिखाने के लिए कि नहीं हम पावर में हैं, अब हमारे पास मेजोरिटी है। सो लोकसभा और स्टेट असेंबली इज टू बी डिजॉल्व प्रीमेच्योरली एंड द ड्यूरेशन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन हाउस शुड बी ओनली फॉर द रिमाइंडर। तो ये भी एक कहा गया है कि जैसे जैसे मान लो वही बात है कि सपोज करो कि तीन साल में ही डिजॉल्व हो गया, तो जो नई इलेक्ट होकर आएगी, मतलब जो ड्यूरेशन है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस की, वो मात्र 2 साल के लिए ही हो, फिर दोबारा से इलेक्शन आपका फिर 2 साल बाद कंडक्ट किया जाए। बट ये कॉस्ट को और इनफैक्ट ऐड कर सकता है, क्योंकि जो भी MPs MLAs रहेंगे कि उनको है ना कि अभी तो फिलहाल इलेक्ट होकर आते हैं तो उन्हें लगता है कि यार 5 साल तो चलेंगे ही, अब 2 साल 3 साल में ही डिजॉल्व हो गए, फिर इलेक्शन करा के सिर्फ उन्हें 2 साल के लिए ही रहना है। तो आप ये समझो कि जो MP MLA 5 साल के लिए हैं, अब वो 5 साल में 2 MP MLA हो जाएंगे, इन द सेंस कि मान लो 5 साल में की जगह 3 साल में डिजॉल्व हो गए, तो जो MP MLA हैं वो 3 साल के लिए ही हैं, फिर उसके बाद मान लो फिर इलेक्ट होकर आए तब भी उनको 2 साल के लिए ही जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो सोचेंगे कि इट्स बेटर कि कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं कि 5 साल तक हम चलते रहें। तो ये फिर कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट जो है, कोलिजन, ये सब बहुत उस टाइप का टेंडेंसी जो है देखने को मिल सकती है। अब मान लो इलेक्शन है नेसेसिटेटेड बाय डेथ, रेजिग्नेशन, डिसक्वालिफिकेशन अगर मेंबर का होता है तो इसको क्लब करके एक साथ जो है, मान लो डिसक्वालिफिकेशन होता है, रेजिग्नेशन होता है, कुछ ऐसा है तो उनका एक साथ क्लब करके और फिर उनका इलेक्शन किया जा सकता है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेवल पे जो इलेक्शंस हैं वो साथ में आपके कंडक्ट किए जाते हैं। ऑल्दो आइडियल सॉल्यूशन जो दिया गया है इसमें वो ये कहा गया कि आप पार्लियामेंट का और स्टेट असेंबली का, जैसे एक साथ पार्लियामेंट के साथ आपका इलेक्शन कंडक्ट करा दो और दूसरे बाद फिर सारे स्टेट को क्लब करके और फिर इलेक्शन कंडक्ट करा दो, इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ करने के। क्योंकि इससे ये ना हो कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल जो स्पिरिट है, एस्पिरेशंस हैं, उसको दबा दें, क्रश कर दें, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये कुछ बातें जो है इसमें आपकी हाईलाइट की। तो ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करना, 15 नंबर का प्रश्न है और इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन विल इम्पैक्ट इंडियन प्रेवलेंट फेडरल स्ट्रक्चर। ये आप अपने आंसर सेंड करना इस टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। और ये कोर्स मिस नहीं करना है, डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर 2 साल का मैं कवर करूँगा। ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक्स UPSC के कंटेक्स्ट में होगा। तो 2024 की तैयारी करें, सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना, बाकियों को नहीं करना है। और इसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अभी 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है। आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जा सकते हैं, या इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और CSAT का कोर्स भी आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जैन सर के द्वारा, तो वो भी आप लोग अपना जो है कर सकते हैं। पूरा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, तो 140+ घंटे का CSAT का भी कोर्स है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जहाँ पे आपको सारा PDF और सब कुछ भी अवेलेबल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।